हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड राजा, किसान और नगर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सभी प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आया है। प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त कि 16 महाजनपद थे आपके, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अच्छे खासे कंसेप्ट के साथ चैप्टर को मैंने फिनिश किया है। तो अब आप बताइएगा कि जो हमारे यहाँ 16 महाजनपद हुए, जिस तरह से अभी हमारे यहाँ राज्य होते हैं, आपने पढ़ा होगा भारत के राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में, है ना। तो वही उसी प्रकार से प्राचीन भारत में, यानी जो पुराने भारत था, तो प्राचीन भारत में दोस्तों क्या था, तो आपके महाजनपद होते थे। तो वही पूछता है कि बताइए 16 महाजनपदों में मेरे भाई सबसे शक्तिशाली यानी कि जो पावरफुल महाजनपद था वो कौन था। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं मगध, अवंती, कौशल, गांधार। बताइएगा। देखिए 4 महाजनपद के नाम आप यहीं से याद रख लीजिए, मगध, अवंती, कौशल, गांधार। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ना ये भी प्रश्न पूछ देता है कि आप किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम बताइए। शॉर्ट में पूछा है 4 महाजनपद 2 नंबर वाले में, मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इस प्रश्न को ऑलरेडी पूछा गया, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं। तो देखिए सबसे जो महाजनपद, सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है मगध। याद रखिएगा, मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है वो बौद्ध धर्म से भी मिलता है और जैन धर्म से भी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें क्या होता है, तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेरे भाई। अगला प्रश्न आप देखिए, सेकंड नंबर, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मेनली चैप्टर सेकंड में आप मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़े हैं और तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो वहीं से एक प्रश्न आया है कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था। ऑप्शन है आपके, देखिए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और महेंद्र। तो देखिए ये महेंद्र जो है वो अशोक के एक तरह से आप कह सकते हैं इनके बेटे का नाम है। ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापनाकर्ता के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करी गई थी। क्या दोस्तों, ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। क्लियर कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्त कि अशोक किस वंश का शासक था। तो देखिए मैं बात कर लूं, ये मौर्य साम्राज्य के अभी जो हमारा प्रश्न आया था, इसके संस्थापक का तो मैंने टर्म्स आपको बता ही दिया। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन हुए दोस्तों। अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक यानी कि स्थापनाकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के टर्म्स में बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार का नाम याद रखिएगा। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में अंतर है, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और बिंदुसार जिनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, ये आपके मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर कंसेप्ट। तो ये बच्चे ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, तो आपको मैंने बताया बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन, इनके जो बेटे हुए बिंदुसार, और उसके बाद इनके जो बेटे हुए वो कौन थे, तो अशोक थे। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा है कि अशोक जो है वो किस वंश के शासक थे, तो बिल्कुल सिंपल सा टर्म्स हो गया। सर ने बताया मौर्य वंश, तो सही जवाब मेरे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, मौर्य वंश आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर कंसेप्ट। आगे बढ़े मेरे दोस्त, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर। ये भी जो प्रश्न है अशोक से ही संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ाया था मैंने। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और वही प्रश्न पूछा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपके 261 ईस्वी पूर्व में आपके क्या हुए थे, 261 ईस्वी पूर्व में आपके कलिंग का युद्ध हुआ था। क्लियर कंसेप्ट। तो इस टर्म्स को भी आप क्या करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि कंसेप्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत से लाजवाब हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना भी आपको होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, जीवक वैद्य जो थे वो किस वंश के काल में थे। तो जीवक वैद्य के बारे में पढ़ाया था मैंने, जीवक वैद्य के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो जीवक वैद्य जो थे वो किस वंश के काल में थे, याद रखेंगे आप लोग, हर्यक वंश के काल में थे, हर्यक वंश के काल में थे, ठीक है। तो बिंबिसार का नाम मैंने आपको बताया था, बिंबिसार के समय में जीवक वैद्य जो थे वो आपके थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनको बुद्ध की सेवा में भी भेजा गया था, ठीक है।
तो ये भी ध्यान में रखेंगे बात को। 6 नंबर देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, फ्रांस का। वो भी मतलब एक तरह से जिस तरह से समुद्रगुप्त हमारे यहाँ किसी से नहीं हारते थे, विश्व विजेता थे, उसी तरह से आपके नेपोलियन बोनापार्ट भी जो था वो किसी से नहीं हारता था। फ्रांस का सम कहिए कि एक तरह से वो क्या था, बहुत ही प्रतापी शासक, प्रतापी राजा। याद रखिएगा नेपोलियन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 7 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र नगर देखिए, इसका बहुत सारा नाम कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं, पाटलिपुत्र अभी जिसको वर्तमान में पटना एक तरह से आप कह सकते हैं, पटना का क्षेत्र आता है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश द्वारा जो आपके बिंबिसार हुए, बिंबिसार जी ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी, और इसके बनाने के कुछ बहुत सारे मतलब मायने भी थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके जो पोता जो हुए, ये उदाइन जो हुए, तो उदाइन द्वारा क्या किया गया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो उदाइन आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी, गंगा पुनपुन, ये सब गंगा सोन और पुनपुन के संगम पर क्या किया गया था, तो इस नगर की स्थापना किया गया था। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? देखिए, कहीं कहीं आपको उदाइन भी देखने के लिए मिलता है और एनसीईआरटी ने उदयन लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे उदयन लिखा है। क्लियर, और किसी किसी बुक में आप देखिएगा तो उदाइन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा सोन पुनपुन, इन सभी के संगम पर। संगम किसे कहते हैं दोस्तों? कम से कम 3 नदियों का अगर मेल हो जाए एक जगह तो उसको हम लोग संगम कहते हैं। क्लियर, तो याद रखिएगा, गंगा सोन पुनपुन का संगम। यहां ध्यान रखिएगा, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद का मतलब होता है कि जहां पर लोग बस जाते हैं, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग अपना क्या करते हैं, जीवन यापन जो होता है वो जीवन का यापन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जनपद। और जनपद ही जब विशाल रूप लेता है मेरे भाई, तो वो महाजनपद का मतलब क्या करता है, निर्माण हो जाता है। जनपद जब विशाल रूप धारण करता है तो उससे आपके महाजनपद बन जाते हैं। क्लियर टर्म्स, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहां लोग मवेशी रखते हैं, सिंपल सा बात है, जहां लोग रहेंगे वहां मवेशी रख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त। फिर जहां लोग अपना घर बनाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए और बी मुझे दोनों लग रहा है, बाकी ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। वो सी में किया कहा है कि ए और बी दोनों, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपके हो जाएंगे, ए और बी दोनों। क्लियर है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? नो मोर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, प्रश्न पूछा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का, जो 261 ईसा पूर्व में आपके कलिंग विजय हुए, कलिंग का युद्ध हुआ, तो प्रश्न पूछ रहा है कि इसके बारे में किस शिलालेख से पता चलता है? आपको पता है ना, ये सारी जो कहानी है सब प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास की जितनी भी कहानी है लगभग उसके बारे में हमें शिलालेख, गुहालेख, जो आपके ये अभिलेख हो गए, पुरातत्व से ज्यादातर इसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त हुई है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा है कि किस शिलालेख में, तो अशोक के 13वें शिलालेख में यह वर्णित है कि जब अशोक का लगभग 8वां राजाभिषेक, मतलब राजाभिषेक के 8वां जब साल चल रहा था, मतलब जब वे राजा बने उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये बात यहाँ पर कही गई है 13वें शिलालेख में। क्लियर कंसेप्ट, आगे बढ़े मेरे दोस्त। चलिए 11 नंबर देखिएगा भैया, प्रश्न है क्या, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? बात आती है, अभी हम लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा 261 ईसा पूर्व में, तो ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अशोक जो था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, पूरा का। होता है ना, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है दोस्तों जो कि इतनी आपको आहट पहुंचा देगी कि आप उसके बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं। ऐसी कभी कभी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती है। तो सेम उसी तरह से अशोक के साथ क्या हुआ कि एक घटना है अशोक के साथ कि अशोक जब कलिंग युद्ध किए तो वहां पर उन्होंने भीषण मार काट देखा कि इसमें युद्ध में क्या हो रहा है, तो निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग भी मारे जा रहे हैं जिनका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, जैसे कि गांव के बनिया हो गया, गांव का धोबी हो गया, ये सब भी मारा जा रहा है। उसके बाद हृदय का, अशोक का हृदय इस तरह से परिवर्तन हुआ मेरे दोस्त कि अशोक ने कहा कि अब मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, अब इसके स्थान पर मैं धम्म की शुरुआत करूंगा। उसने कुछ नियम बनाए और नियम में ये था कि चोरी, मतलब ये सब कि माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, तो धम्म के कुछ उन्होंने नियम बनाए। और धम्म, यही जो नियम बना था ना, जो नियम बना था, इसी के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। श्रीलंका में तो प्रचार करने के लिए अपने बेटे बेटी को ही इन्होंने भेज दिया था, श्रीलंका में धम्म की प्रचार हेतु इन्होंने अपने बेटे बेटी को ही भेज दिया था।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विदेशों तक भी इनका जो था प्रचार, जापान में हुआ प्रचार, सीरिया में हुआ, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका में हुआ। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे अशोक ने। किसने दोस्तों? अशोक ने। किसने दोस्तों? अशोक ने। तो क्लियर टर्म्स, आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? दोस्त याद रखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से पूछ रहा है? तो याद रखिएगा गुप्त काल को मेरे दोस्त, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त काल को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा 13 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बड़ा फेमस सा प्रश्न है। कह सकते हैं जिस तरह से हमारे जिंदगी में कोई हमारे लिए बड़ा फेमस होता है, उसी तरह से बोर्ड वालों के लिए ये वाला जो प्रश्न है ना, उनके लिए एकदम फेमस बन गया है। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील, देखिए सुदर्शन झील के मरम्मत मतलब सुदर्शन झील बनाने का श्रेय आप अगर पढ़ेंगे जूनागढ़ का अभिलेख, तो उसमें आपको पता चलेगा। बात यहाँ पर आई है कि स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो ये रुद्रदमन द्वारा कराया गया था। रुद्रदामन भी कह सकते हैं, रुद्रदमन भी कह सकते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा अपने स्वयं के खर्चे से अगर सुदर्शन झील की किन्होंने मरम्मत कराई थी, किन्हीं ने, तो वो कौन थे? आपके रुद्रदमन थे मेरे भाई। समझ में आ रहा सभी को? चलिए समझ में आना चाहिए मेरे लल्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो कनिष्क की राज्यारोहण तिथि दोस्तों 78 ईस्वी, 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ध्यान रखेंगे ईस्वी मैं बोल रहा हूं, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा हूं। बच्चे कंफ्यूज होकर दोनों ऑप्शन दे देता है कभी कभी एग्जाम में, 78 ईस्वी भी दे देता है और 78 ईसा पूर्व भी दे देता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 78 ईसा पूर्व नहीं होगा बल्कि 78 ईस्वी होगा। क्लियर? तो ये टर्म्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लें, ये कुषाण वंश के बहुत ही प्रतापी शासकों में से एक शासक थे। प्रश्न है 15 नंबर कि मौर्यकालीन जो टकसाल होता था, इसके प्रधान कौन होते थे? तो देखिए जो प्रधान होते थे दोस्तों, उनको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। प्रधान को क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। और जो इसके मतलब देख रेख करते थे उसको रूप दर्शक का नाम दिया गया जाता था। टका मतलब समझते हैं ना, पैसा। पंच चिन्ह वाले सिक्के, आपने एक आहट सिक्के के बारे में पढ़ा होगा, ये मौर्य काल से ही संबंधित है। आहट सिक्के वैसे सिक्के होते थे जिसपे कोई चिन्ह छपे होते थे, जिसपे क्या होते थे? कोई चिन्ह छपे हुए होते थे, उसको आहट सिक्का कहा जाता था। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते थे, पंच मारे वाले सिक्के, ये आपके चांदी के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चांदी के और तांबे के ज्यादातर बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन आहट सिक्के आपके सोने के भी होते थे और तांबे के, चांदी के, इन सब के होते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे के, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो आपको चैप्टर 3 में पढ़ना था, तो इसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड हो गया, टाइपिंग वाले ने कर दिया। तो ध्यान रखिएगा वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। इस प्रश्न को भी याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आप ध्यान रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है मेरे भाई। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? ना सेकंड चैप्टर का बड़ा लाजवाब प्रश्न है। प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले देवता। अब बोलिएगा कि सर कैसे ये पता चला? तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने सुना है। जब अशोक के अभिलेखों को, जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जब इन्होंने अशोक के अभिलेखों को डिक्टेट किया, कब? तो लगभग 1837 ईस्वी में, 1830 के दशक में, इट मींस कि 1837 ईस्वी में जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया तो यह बोला गया कि जो उनका अभिलेख था उसपे क्या था, एक किसी के बारे में चर्चा था, उनको प्रियदर्शी कहा गया था। प्रियदर्शी का मतलब होता था कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा या मनोहर मुखाकृति वाले देवता। और यह बात कही गई थी अशोक के बारे में। किसके बारे में कही गई थी? अशोक के बारे में कही गई थी। क्लियर है मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट आप देख लीजिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अभिलेख लिखवाने का जो शुरुआत होता था, सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखाए गए वो प्राकृत भाषा में, ध्यान रखिएगा। तो अब पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में आपके अभिलेख ज्यादातर लिखे हुए मिले हैं। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ था? यह प्रश्न पूछा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ था? सीरिया में, श्रीलंका में, ब्रिटेन में, जापान में। तो देखिए सीरिया में हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, ब्रिटेन में आपके नहीं हुए थे, जापान में भी हुआ था। मैंने अभी पढ़ाया ना कि श्रीलंका में तो इन्होंने अपने बेटे को ही भेज दिया था जी, बेटे बेटियों को ही प्रचार हेतु। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है दोस्तों, वो भारत में सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकोटर का क्या था? राजदूत था। याद रखिएगा, ये यूनान
के जो सेल्यूकस निकोटर थे वो उनका क्या था, राजदूत था, यानी कि यूनानी राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेरे भाई, और मेगास्थनीज द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया था। और इसमें भारत के समाजों के बारे में बताया गया था कि भारत में 7 प्रकार के समाज, किसान वर्ग, कुलीन वर्ग, ये सब टर्म्स में इन्होंने बताया था, कारीगर हुए, व्यवसायी हो गए, तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में मेरे दोस्त भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 7 वर्गों में विभाजित किया है। 24 नंबर देखिए, एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसको किस राजवंश ने बनवाया था, किस राजवंश ने निर्मित किया था, तो राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा इसकी निर्माण किया गया था। किनके द्वारा, राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा। ध्यान पूर्वक इन सारे टर्म्स को समझिए और बड़े आराम से एग्जाम को दीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज जब प्रश्नों कर लेते हैं तो ऐसा एक भी मॉडल नहीं रहेगा जो कि नहीं बनेगा। और खासकर मेरे से पढ़ लिए और मॉडल ना बने, हो सकता है मॉडल की इतनी औकात नहीं है कि नहीं बनेगा, देख लीजिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो अभी वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ में, वर्तमान टाइम में प्रधान जो पाकिस्तान में। विश्व का मतलब कहिए सबसे पहला विश्वविद्यालय, दूसरा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो ये जो हरिसेन द्वारा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपके हरिसेन थे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, राजत रंगनी मेरे भाई। राजत रंगनी के लेखक कौन है, तो राजत रंगनी के लेखक जो है वो कलहन है। राजत रंगनी किनके द्वारा लिखा गया है, तो कलहन के द्वारा राजत रंगनी लिखा गया। बड़ा आसान सा प्रश्न है और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। जितने भी रचनाकार वाले प्रश्न थे सबको एक लाइन में मैंने सजा दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास मेरे भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है, कालिदास। बड़ा मस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, देखिए मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो विशाख दत्त द्वारा। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया, तो विशाख दत्त ने किया। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसे मैंने प्रश्नों को अरेंज किया है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, सिंपल सा टर्म्स। इंडिका के रचयिता कौन है जी, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका क्या था, यात्रा वृत्तांत था। किसका यात्रा वृत्तांत था, मेगास्थनीज का। ये किसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सर चंद्रगुप्त मौर्य सर किस सम्राट से संबंधित थे सर, ये किस वंश से संबंधित थे सर, तो सिंपल सा सर मौर्य वंश अभी पढ़ाया ना मैंने आपको, तो सर मौर्य वंश से थे, तो इसका संबंध मौर्य वंश से हो जाएगा। अरे भैया दिमाग लगाओ ना जरा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, काम होते जाएगा। दिमाग लगाना भी जरूरी है, किस तरह से दिमाग लगाया जाता है आपको समझना होगा। क्वेश्चंस को देखिए, सारे टर्म्स आप याद नहीं कर सकते हो, बहुत सारे दिमाग आपको लगा कर सारे प्रश्नों को याद करना होता है। अब पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, सिंपल सा टर्म्स है कि बताया गया है आपको कि अर्थशास्त्र की रचना करने वाले आपके कौटिल्य साहब थे, चाणक्य साहब थे, ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पर ये किसके टाइम में था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो वो 4वीं शताब्दी का कहानी है, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप मार देंगे, क्लियर। बहुत बच्चे 6ठी शताब्दी मार देते हैं, गलत हो जाएगा, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान में रखिए सारे टर्म्स को। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार और बिंदुसार में मेरे विद्यार्थी आप कंफ्यूज ना करेंगे, मेरे बच्चे आप कंफ्यूज ना करेंगे। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के स्थापनकर्ता थे, यानी संस्थापक थे मेरे भाई। और बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के दूसरे राजा, जिनको अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हर्यक से हो जाएगा। अगला आप देखिएगा 33 नंबर, समस्त भारत ही नहीं मेरे भाई, प्रश्न कहता है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुन्नों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। हुन्नों को परास्त करने का श्रेय, तो देखिए हुन्न जो शासक थे उसको परास्त किसने किया था, स्कंदगुप्त मेरे दोस्त। को क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम मैंने पढ़ाया ना आपको, ये प्रश्न बड़ा लाजवाब है। यूरोप का जो प्रश्न पूछता है ना किस शासक को यूरोप का समुद्रगुप्त के नाम से जाना था, किस भारतीय शासक को, वो प्रश्न थोड़ा सा गलत है, क्योंकि आप किसी की जो तुलना है वो कैसे कर सकते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि आकाश सर जैसा सचिन तेंदुलकर खेलता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूं, तो कोई बोले कि सचिन तेंदुलकर भी आकाश सर के जैसा खेलता है, तो ये गलत बात होगी कि नहीं। अरे भैया वो मेरे से पहले नाम करके आया है, तो उसकी तुलना आप मेरे से करो ना।
तो आप कह सकते हैं कि आकाश सर भी सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलते हैं, ये कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी आकाश सर जैसा खेलता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसकी तुलना करने में भी थोड़ा सा बात होती है। तो जो पहले जैसे यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड क्या था, अशोक से पहले था, सॉरी इनके से क्या नाम है इनका, समुद्रगुप्त कौन थे आपके, समुद्रगुप्त से, तो समुद्रगुप्त से पहले था, इसलिए चलिए इस पे हम लोग ध्यान न देंगे, प्रश्न पूछ दिया गया है तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त का नाम आपने सुना है, पढ़ाए थे नहीं, पढ़ाए है ना, लाजवाब है नहीं, कुछ दिन पहले पढ़वावे किए हैं। प्रभावती गुप्त का नाम आप सुने हैं ना, तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, प्रभावती गुप्त का। नेक्स्ट देखिएगा, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सातवाहन शासकों द्वारा, बताया था मैंने, तो सातवाहन काल में मिलता है दोस्तों। सातवाहन शासकों के बारे में बड़ा लाजवाब सा टर्म्स भी आपको मैंने बताया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 37 नंबर, वज्जी को दोस्तों, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता था, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा जाता था। तीन तरह की हमारे यहाँ शासन व्यवस्था थी, गणसंघ, राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्र था, ठीक है। तो याद रखिएगा, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता था, गणसंघ। सबसे पहले अगर किसी पूरे विश्व में अगर गणतंत्र की शुरुआत हुई थी तो अपने बिहार से हुआ था, ठीक है, वो मगध महाजनपद से ही हुआ था। वज्जी महासंघ के बारे में आप जानिए, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा उदाइन के द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, मेगास्थनीज द्वारा किया गया, बातों में किया हम लोगों ने इन प्रश्नों को। नेक्स्ट देखिएगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, तो सर्वप्रथम अजात शत्रु द्वारा दोस्तों फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किया गया था। पहले फूट डालो और फिर विजय प्राप्त कर लो। इन लोगों ने तो मगध महाजनपद को इतना बढ़ा दिया कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। 16 महाजनपद आपके थे प्राचीन काल में, और लास्ट जाते जाते केवल 4 महाजनपद ही आपके बच गए थे, ठीक है, 4 महाजनपद। और 16 महाजनपदों में कम से कम मेरे दोस्त आप 4-5 महाजनपद का नाम जरूर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिएगा, बड़ा लाजवाब सा प्रश्न अगला लाया हूं, इसका मिलान करना है, सारे बच्चे एक साथ मिलान करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं। राजवंश इधर दिया गया, इधर शासक दिया गया है। चलिए, शुंग वंश से संबंधित कौन से राजा हैं, अजात शत्रु नहीं, बिंदुसार नहीं, पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल मैच हो गया हमारा। एक का आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक का आंसर हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर ऐसे लिख दिया मैंने। फिर कुषाण वंश का राजा, तो कुषाण वंश के कौन है, कनिष्क साहब हो जाएंगे, ऑप्शन आपके आई भी हो जाएगा। हर्यक वंश बताइएगा, हर्यक वंश कौन हो जाएंगे, किसका संबंध है हर्यक वंश से, अजात शत्रु, बिंदुसार, अजात शत्रु का, बिल्कुल, बहुत अच्छे। मौर्य वंश से बताइए, मौर्य वंश से किसका संबंध है, मौर्य वंश से बताइए मेरे दोस्त, मौर्य वंश से बिंदुसार, पढ़ाया ना, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, शिशुनाग वंश से, शिशुनाग का संबंध दिया गया, शिशुनाग दिया गया यहाँ पे। नंद वंश का संबंध, महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर 5 महापद्मनंद। गुप्त वंश से संबंध, गुप्त वंश से तो श्रीगुप्त। तो देखिए सब आपका मैच हो गया, मैंने सारे चीज मैच करा दिए। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, शुंग वंश से संबंधित कौन है आपके, पुष्यमित्र शुंग हो गए, कुषाण वंश से संबंधित आपके कनिष्क हो गए, हर्यक वंश से संबंधित किनका संबंध था, तो हर्यक वंश से इनका अजात शत्रु का संबंध था। मौर्य वंश से बिंदुसार का संबंध, शिशुनाग वंश से किनका संबंध, शिशुनाग का संबंध, नंद वंश से महापद्मनंद का संबंध, और गुप्त वंश से आपके श्रीगुप्त का संबंध। क्लियर। तो ये बड़ा लाजवाब प्रश्न था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर सेकंड से जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे ना आपके एग्जामिनेशन के लिए, सारे प्रश्नों को करा दिया। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छूटा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो और जिसको मैंने नहीं कराया, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जी तौर से शेयर करेंगे, ताकि आपके जितने भी मित्र बंधु भाई सखा हो सके, सहेलियां हो सके, जितने भी आपके सखी सहेली हो सके, मेरी बहनें, आप लोग उनको भी शेयर करेंगे। क्लियर। तो एक शेयर तो आपका बनता है, इतने मेहनत से पढ़ाता हूं भाई, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी। मिल लेंगे हम लोग फिर से अपने नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।